हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होती है उसका क्या मीनिंग होता है, और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार है उस बाज़ार में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं, मतलब कि कौन कौन से उसके फीचर हैं। तो इसका मीनिंग और इसके जो फीचर्स हैं वो आपने क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लर्न करना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या है अपने माइंड में रखना है, याद भी करना है। बच्चों, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, ये भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ही टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ को अधिकतम करना। इसमें हम ये देखेंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और इसके साथ साथ क्या है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें क्या है इक्विलिब्रियम हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें क्या है कोई भी उत्पादक जो है वो क्या है परिवर्तन करने की संभावना नहीं रखता, यानी कि उसको मौजूदा जो परिस्थिति है वो सबसे अच्छी लगती है। जब उसका प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है, जब अधिकतम लाभ उसे प्राप्त होता है तो वो उस परिस्थिति को क्या है सबसे अच्छा मानता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु भी कहते हैं। संतुलन का पॉइंट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आगम क्या होता है और लागत क्या होती है, यानी कि रिवेन्यू क्या है और कॉस्ट क्या है। वैसे तो इनके बारे में हम पिछले जो चैप्टर थे, हमारा रिवेन्यू वाला चैप्टर जो है उसमें बात कर चुके हैं, और इसके साथ साथ क्या है जो लागत वाला यानी कि टोटल कॉस्ट का जो चैप्टर है उसके अंदर भी क्या है हम बात कर चुके हैं। तो इसके लिए आप क्या है जो पिछली वीडियोस जो हैं वो भी क्या है देख सकते हैं उन पॉइंट को समझने के लिए फिर से। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब आप इस चैप्टर को करो तो आपने ध्यान से करना है। टोटल एक तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था और ये क्या है रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है उन दोनों पिछले चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इस चैप्टर को करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें क्या है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आगम यानी कि रिवेन्यू क्या होता है, तो जितनी भी प्रोडक्ट या जितने भी सर्विसेज हैं उनको जब हम मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उनके बेचने से जो अमाउंट हमें रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट को बेचने से जो अमाउंट रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल रिवेन्यू कहते हैं। इसी तरह से लागत जो है वो क्या होती है? किसी भी वस्तु को बनाने पर जो टोटल खर्चा आता है, कुल जो एक्सपेंडिचर आते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक उत्पादक प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है 500 कॉपियाँ जो है उनकी क्या है सेल कर रहा है, बेच रहा है उनको, और उनको बेचने पर उसको 25 रुपये क्या है रिसीव हो रहे हैं। तो 500 कॉपियों का टोटल रिवेन्यू यानी कि कुल आगम जो है वो कितना होगा? 2500 रुपये होगा। उसके बाद इन्हीं को उत्पादन करने के लिए क्या है वो 2000 रुपये खर्चा कर रहा है। तो 2000 रुपये का जो खर्चा हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं, कुल लागत। तो लाभ कहाँ पर होता है? लाभ को हम पाई से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कितना है? 2500 रुपये, माइनस में टोटल कॉस्ट कितना है? 2000 रुपये। तो 500 रुपये हमारा क्या आएगा यहाँ पर? टोटल रिवेन्यू, सॉरी 500 रुपये क्या आएगा? हमारा लाभ आएगा। इसी के अंदर अब हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने उत्पादक के संतुलन के बारे में बात करनी है। इसमें दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। अल्पकाल में भी हम संतुलन देख सकते हैं और दीर्घकाल में भी संतुलन देख सकते हैं। अल्पकाल यानी कि छोटा टाइम। अल्पकाल वो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, जिसमें प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं।
यानी कि उत्पादन करने के जो संसाधन हैं, कुछ संसाधन स्थायी होंगे, स्थिर होंगे, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और कुछ क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और दीर्घकाल यानी कि लंबा समय, लंबा जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उत्पादन करने के सभी रिसोर्सेज, सभी के सभी संसाधन जो हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्पकाल में और दीर्घकाल में दोनों के अंदर हमने क्या करना है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक का संतुलन जो है वो क्या है, देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर अल्प जो संतुलन है वो कैसा होगा। तो देखो मैंने आपको पहले बताया है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कहता है कि अल्पकाल में एक कम्पिटिटिव जो फर्म होती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, उसका प्लांट जो है वो क्या है, स्थिर रहता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि शॉर्ट टर्म वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उत्पादन करने के कुछ संसाधन जो हैं वो स्थायी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो प्लांट क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। उत्पादन को, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तनशील साधन यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर हैं, वेरिएबल जो रिसोर्स हैं, उनमें परिवर्तन करके, उनको बढ़ा करके या उनको कम करके हम क्या है, प्रोडक्शन के अंदर क्या है, चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो हम क्या है, प्लांट में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है या अदर वेरिएबल फैक्टर है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जो है, उनमें चेंज करके हम क्या है, प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनमें चेंज करने पर क्या है, प्रोडक्शन में कमी भी होगी और क्या है, वृद्धि भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या है, जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट जो है वो परिवर्तन होगा। यानी कि इसमें चेंज करने पर उसको अधिकतम लाभ भी मिल सकता है और क्या है, न्यूनतम हानि भी क्या है, इसको हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास जो अप्रोचेज होती हैं वो टोटल क्या हैं, 2 अप्रोच हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इसमें पहली जो अप्रोच हमारे पास आती है, ठीक है, उस अप्रोच को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर पहली जो अप्रोच आती है उस अप्रोच को हम कहते हैं टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। और दूसरी जो अप्रोच आती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में। तो ये हमारी पहली अप्रोच है, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसमें हम कुल जो आगम है और कुल जो लागत है उसको हम क्या है, लेकर के चलेंगे। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले तो क्या है, पिछले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगी, अब देखिए बाजार कौन सा है, हमारा चैप्टर चल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसे बनता है और टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो क्या है, कैसे बनता है। तो इस सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है, ये चैप्टर जो है वो है हमारा रिवेन्यू वाला चैप्टर है, और इसमें हमें बताया गया है यहाँ पर एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार का एग्जांपल दिया गया है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में, पिछले एक लेक्चर में क्या है बता चुका हूँ। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अगर हम बात करें कि टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर उत्पाद दिया गया है, यहाँ पर कीमत दी गई है। तो हम क्या करेंगे, उत्पाद को, क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकलेगा। तो टोटल रेवेन्यू देखो क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, ये सीधी रेखा से क्या है, ये बिल्कुल बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट बढ़ रहा है। ये हर बार क्या है, इनमें 10-10 की क्या है, वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले 10 है, उसके बाद क्या हुआ 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। और यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, ओ वाई जो एक्सिस है उसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे, टोटल रेवेन्यू दिखाएंगे। ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी को क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, कर्व जो बनेगा वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बनेगा, जो 0 से शुरू होकर के क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो हमने ध्यान रखना है इसके अंदर कि पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम वक्र जो है वो क्या होता है, बिल्कुल सीधी रेखा होता है। 0 से शुरू होकर के क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होता है ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद हम बात करें टोटल कॉस्ट कर्व के बारे में, तो ये चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट।
तो मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों का टोटल क्या होता है, टोटल कॉस्ट होती है। हमें ये चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि अल्पकाल में प्रोडक्शन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जब हम स्थिर साधनों के साथ फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हैं तो शुरू में क्या होता है, प्रोडक्शन में जब मान लो वृद्धि होती है तो उसकी वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट है शुरू में क्या होती है, वो घटती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, बढ़ती दर से बढ़ती है। और अच्छे से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या है, इससे रिलेटेड जो लेक्चर है वो क्या है, देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स रहती है, जो पैरेलल होती है वो एक्स एक्सिस के। इसको भी मैंने आपको क्या है, डीपली से एक्सप्लेन किया था। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो इन दोनों का टोटल करने पर हमें क्या मिलती है, टोटल कॉस्ट मिलती है। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। देखिए यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट दिखाई गई है, ओ एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाया गया है, आउटपुट दिखाया गया है। हमें इस कर्व के ऊपर ध्यान देना है। ये वाला जो कर्व है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ओ वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे 10 से शुरू होकर के क्या है, ये देखो शुरू में ये कैसे बढ़ रहा है, ये घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और इस बिंदु के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ये क्या है, इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया है। यानी कि इसकी शेप जो है वो शेप क्या है, कुछ इस तरह से इसकी शेप है कि पहले क्या है, ये इस तरह से बढ़ रहा है और फिर क्या है, ये इस तरह से हमारा बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो इन दो कर्व के बारे में क्या है, आपको पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट कर्व और क्या है, टोटल रिवेन्यू कर्व। एक डायग्राम के द्वारा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। यहाँ पर जब आप ये इसका डायग्राम बनाओ तो देखो किस तरह से इस डायग्राम को आपने बनाना है। यहाँ पर ओ वाई एक्स लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपने ओ एक्स अक्ष लेना है। ओ वाई जो अक्ष होगा उसके ऊपर आप क्या दिखाओगे, कॉस्ट यानी कि लागत, और इसके साथ साथ क्या है, आप यहाँ पर दिखाओगे रिवेन्यू, और इसके साथ आप दिखाओगे प्रॉफिट। ये बेस लाइन होती है जिसको हम क्या है, ज़ीरो लाइन कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में, और ये क्या होता है, प्लस में। अब आप क्या करना है, आपने इसमें दो डायग्राम क्या है बनाने हैं, दो कर्व बनाने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। एक तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है, तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर टोटल रिवेन्यू कर्व जो है वो किस तरह से होता है। टोटल रिवेन्यू कर्व होता है बिल्कुल सीधी रेखा, ये टोटल रिवेन्यू है। दूसरा मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, ये ओ वाई एक्सिस से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और पहले ये घटती दर से बढ़ता है, मतलब जैसे कि नीचे की तरफ आएगा ऐसे। उसके बाद एक बिंदु के बाद क्या है, ये ऐसे हो जाता है। इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। आपने इन दोनों को जोड़ करके यहाँ बनाना है। तो इसमें हम जब बनाएंगे तो बिल्कुल बीच में क्या है, इस तरह से क्या बनेगा हमारा, ये बन गया टोटल रिवेन्यू। तो यहाँ पर हम रिवेन्यू दिखा दिया। उसके बाद आप क्या है, यहाँ से शुरू करोगे और बनाओगे टोटल कॉस्ट कर्व, इस तरह से। ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट कर्व। तो इन दोनों को मिलाने पर देखो क्या हो रहा है। देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत, किसी वस्तु को बनाने पे जो खर्चा आता है वो लागत होती है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, उसको बेचने पर जो हमें मिलता है वो रिवेन्यू होता है।
तो देखिए यहाँ पर हम दो बिंदु ले रहे हैं, बिंदु ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या है, यहाँ पर टोटल रिवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के, यानी कि जितना खर्चा आ रहा है उतने में क्या है, बिक रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम इस बिंदु को हम कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर भी ब्रेक इवन पॉइंट है और यहाँ पर भी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन इससे पहले क्या है, ए बिंदु से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू क्या है, कम। इसका मतलब ये इतनी साइड के अंदर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि लागत, ये देखिए कॉस्ट करो क्या है, यहाँ पर ऊपर है, लेकिन रिवेन्यू क्या मिल रहा है, आगम हमें क्या हो रहा है, कम प्राप्ति हो रही है, लागत हमारी ज़्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसी तरह से बी बिंदु के बाद भी ऐसी ही कंडीशन है कि यहाँ पर लागत ज़्यादा है और रिवेन्यू क्या है, कम है, तो यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ए और बी बिंदु के बीच में, क्योंकि ए और बी बिंदु के बीच में क्या है, ये देखिए रिवेन्यू ज़्यादा है और लागत क्या है, इससे कम है, इसलिए ये सारा का सारा क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर हमें क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो। इस पॉइंट पर भी हमें क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पर दो कर्व हमने बना लिए, एक तीसरा कर्व बनाना है प्रॉफिट कर्व। तो प्रॉफिट कर्व हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से इसको बनाया जाएगा। ये माइनस है, ये सारा का सारा हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो प्रॉफिट कर्व कहता है कि यहाँ पर प्रॉफिट कर्व जीरो आ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट सबसे अधिकतम है, तो प्रॉफिट कर्व को आप इस तरह से बनाओगे, और उसके बाद ये वापस नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पर क्या है, वापस से नेगेटिव आ गया। ये टोटल प्रॉफिट कर्व है। तो ये हमारा पॉइंट है टी पॉइंट। टी पॉइंट पर हमें सबसे अधिकतम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि टी पॉइंट पर क्या है, इनका जो गैप है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो गैप है वो क्या है, सबसे अधिकतम है। इसको हम बात ले लेते हैं एम और एन। एम एन जो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जो उत्पादक है वो क्या है, संतुलन की स्थिति में होगा। अब बात आती है, इस डायग्राम को बनाने के बाद इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इसको कैसे करोगे आप, एक्सप्लेन मैं आपको बता देता हूँ कैसे शुरू करना है। शुरू करोगे यहाँ से, सबसे पहले आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन के अंदर चित्र नंबर, इसको आप कोई भी नंबर दे करके, इतने में जैसे चित्र नंबर 2 दे दिया इसको, चित्र नंबर 2 में या डायग्राम नंबर 2 में ओ वाई अक्ष है, ये ओ वाई अक्ष है, इसके ऊपर कॉस्ट रिवेन्यू और प्रॉफिट को दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने किसको दिखाया है, आउटपुट को दिखाया है। टीसी जो कर्व है वो टोटल कॉस्ट कर्व है, टीआर कर्व जो है वो टोटल रिवेन्यू कर्व है, और टीपी कर्व जो है वो क्या है, कुल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट कर्व है। इसमें जो टोटल रिवेन्यू कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधी रेखा में है, और टोटल कॉस्ट कर्व भी क्या है, पहले घटती दर से बढ़ रहा है और फिर बढ़ती दर से बढ़ रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू के बराबर है, इसलिए यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा है। लेकिन पॉइंट ए से पहले क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि पॉइंट ए से पहले लागत ज़्यादा आ रही है हमें, और रिवेन्यू में क्या है, कम प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या है, टोटल प्रॉफिट कर्व क्या है, माइनस में है। पॉइंट ए पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसलिए टोटल प्रॉफिट कर्व जो है वो क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद एम एन जो है वहाँ पर हमें अधिकतम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू का जो गैप है वो क्या है, सबसे अधिक है,
इसलिए हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे अधिकतम लाभ हो रहा है। और यहाँ पर टीपी यानी कि टोटल प्रॉफिट कर्व भी अपने अधिकतम बिंदु पर है, ऊपर की तरफ है, पूरा ऊंचाई पर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम और प्रोडक्शन करते हैं, और ज़्यादा उत्पादन करते हैं, यहाँ पर उत्पादन दिखाया गया है, आउटपुट दिखाया गया है, और ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो हमारा प्रॉफिट फिर से कम होने लग जाता है, क्योंकि टीआर और टीसी का जो गैप है वो क्या है, फिर से क्या है, कम होना शुरू हो जाता है और प्रॉफिट क्या है, कम होने लग जाता है। और हम बी बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है और हमारा जो टोटल प्रॉफिट कर्व फिर से कहाँ आ जाता है, ज़ीरो पर आ जाता है। उसके बाद भी अगर हम उत्पादन करते हैं, इस पॉइंट के बाद, यहाँ ज़ीरो के बाद भी अगर हम उत्पादन करते हैं तो फिर से हमें लॉस होना शुरू हो जाता है और टोटल प्रॉफिट कर्व क्या है, फिर से नेगेटिव यानी कि माइनस में आ जाता है। इस तरह से आपने क्या है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आज के लिए इतना ही। इस डायग्राम को अच्छे से आप सभी ने बनाना है, इसको एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे ही। और इसकी जो पिक है वो क्या है, आप सभी ने क्या है, मेरे पास भेजनी है। जो जो इसका होमवर्क करोगे सभी ने इसका करना है और सभी जो है बच्चे इसको क्या है, भेजोगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एक दो बार आप बना करके देखोगे फिर ये समझ में आएगा। और अगर किसी को डाउट है तो वो क्या है, मेरे को कॉल जो है वो कर सकता है। ओके, थैंक यू सभी का।